बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 102। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 3। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने देश प्रेम के अंतर्गत कितनी बातों का समावेश किया है? 4। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? सभी। छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों, संप्रदायों तथा राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से वर्तमान भारत राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएं हैं? सांप्रदायिकता। निम्न में से राष्ट्रीय एकता समिति ने शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के विकास हेतु कौन कौन से सुझाव दिए हैं? उपरोक्त सभी। शिक्षा द्वारा बालकों में उपयुक्त दृष्टिकोण, अभिरुचियों एवं संवेगों का विकास किया जाए। पाठ्यक्रम में इतिहास विषय को स्थान अवश्य दिया जाए। मध्यकालीन इतिहास पढ़ाते समय शिक्षक उन समान सांस्कृतिक तत्वों पर बल दे जिन्होंने हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृति को मिलाने का प्रयास किया। उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनना। काका कालेलकर का आयोग ने पिछड़े वर्ग के निर्धारण में आधार माना। जाति को। पिछड़ापन निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? जाति का। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए किसे आधार माना गया? सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन। काका कालेलकर आयोग ने कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत रखा? 3799। निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययनों में सभी समाजों में यौन आधारित श्रम विभाजन पाया? मुरडॉक। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि स्त्री पुरुषों में यौन भेद ही उनकी सामाजिक भूमिकाओं के लिए उत्तरदायी है? फ्रायड। निम्नलिखित में से कौन पिता की भूमिका को भावनात्मक नेतृत्व के रूप में चित्रित करता है? पार्सन्स। किसका कथन है कि बिना परंपराओं तथा नियमों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और ये ही सामाजिक असमानताओं को जन्म देता है? आंद्रे बिताई। समाजीकरण की प्रक्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या करने वालों में नहीं है? नील। समाजीकरण के लिए पैतृक गुण एक उत्तरदायी कारक है, यह मत किसका है? क्यूबर का। समाजीकरण की प्रक्रिया की 4 अवस्थाएं बताने वाले समाजशास्त्री हैं? जॉनसन। समाजीकरण की प्रक्रिया का पहला अभिकरण है परिवार। समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध किससे है? व्यक्ति और समाज से। सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के प्रणेता हैं? दुर्खीम। समाजीकरण की प्रक्रिया का आधार स्वचेतना है, यह अवधारणा किसकी है? मिड की। सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हर्बर्ट ब्यूमर। निम्नलिखित में किस विद्वान ने बताया कि सामाजिक संबंधों को सामाजिक क्रिया अथवा अंतःक्रिया द्वारा समझाया जा सकता है? मैक्स वेबर, पार्सन्स, जॉर्ज सिमेल। ये तीनों। प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के
विश्लेषण पर सर्वप्रथम किसने बल दिया? जॉर्ज सीमेल। सामाजिक संबंधों का सृजन किसके माध्यम से होता है? स्थिरता के। परस्पर क्रिया सिद्धांत के अंतर्गत किसे अप्रासंगिक माना जाता है? सामाजिक संस्थाओं को। प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के अंतर्गत मानव को व्यवहारवादी समर्थक माना जाता है। प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया को लेबलिंग थ्योरी के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन होता है? स्वयं की पहचान कैसे करें? प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया एक सैद्धांतिक अभिमुखन है। यह कथन किसका है? बर्नार्ड फिलिप्स का। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संबंध मानवीय व्यवहार के आंतरिक पक्ष से है। यह कथन किसने दिया? मॉनिस मेल्टजर। विचार करने की क्षमता का निर्माण किससे होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से। निम्नलिखित में से कौन एक परस्पर क्रिया की विशेषता को नहीं दर्शाता? सामाजिक स्तर पर अव्यवस्था उत्पन्न होती है। माइल्ड सेल्फ एंड सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की? G.H. मिड ने। प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के अध्ययन में मिड ने किसे केंद्रीय आधार बताया? स्व। हर्बर्ट ब्लूमर ने प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के सिद्धांत के विकास में कितने पहलुओं को महत्वपूर्ण बताया? 3। किसने प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया को एक वैज्ञानिक उपागम माना? हर्बर्ट ब्लूमर ने। प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया प्रकार्यवादियों की तरह किस सिद्धांत को नहीं अपनाता है? निगमनात्मक सिद्धांत को। व्यक्तित्व क्रियाओं का निर्माण किसके आधार पर चरणबद्ध तरीकों से होता है? 100 की सूचना के द्वारा। सभी प्रतीकात्मक अर्थ समाज में चलने वाली व्याख्यात्मक प्रक्रिया का परिणाम है। प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया उपागम में किसका स्थान महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है? सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार का। संरचनात्मक प्रकार्यवाद सामाजिक अवधारणा से संबंधित किस विद्वान का नाम मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? दुर्खीम, टॉलकॉट, पार्सन और वह दोनों। निम्न में से किस विद्वान ने प्रकार्य को संपूर्ण के अनुरक्षण और कल्याण के अंश के योगदान के रूप में परिभाषित किया है? ब्राउन। निम्न में कौन सा प्रकार्यवाद की विशेषता नहीं है? समाज में प्रकार्यों की संख्या निश्चित होती है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किस विद्वान ने की है? दुर्खिम ने। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को एक जीवधारी माना और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रकार्यों की अवधारणा को विकसित किया? इमाइल दुर्खिम ने। सामाजिक परंपराओं और उसके महत्वों के मध्य कौन प्रासंगिक भूमिका निभाता है? समाज। संरचनात्मक प्रकार्यवाद के समर्थिक विद्वानों के अनुसार समाज किसके समान होता है? मानव शरीर के समान। सामाजिक स्वास्थ्य का तात्पर्य है शिक्षित समाज। बालकों के समाजीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? नैतिक मूल्यों की नहीं, शिक्षा की।
सामान्यतः शिक्षा को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है? ये सभी व्यवहारिक दृष्टिकोण से, रोजगारोन्मुखी दृष्टिकोण से, वैचारिक दृष्टिकोण से। लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? औपचारिक पाठ्यक्रम की। समाज के संदर्भ में संघर्षवादी सिद्धांत के समर्थक समाज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? पोषक एवं दमनकारी रूपी। संघर्षवादी सिद्धांत के समर्थक किस विचारधारा से प्रभावित है? मार्क्सवादी विचारधारा से। संघर्षवादी सिद्धांत के समर्थक शिक्षा पर किसका नियंत्रण आवश्यक समझते हैं? समाज का। संघर्ष सहयोग से एक क्रॉस पर काटता है, उपयुक्त कथन किसका है? मैकाइवर का। संघर्ष से संबंध रखने वाले विद्वान डेविस के अनुसार प्रतिस्पर्धा के परिवर्तन रूप को क्या कहा जाता है? संघर्ष। क्या कहा जाता है? संघर्ष। निम्नलिखित में किसने संघर्ष को समन्वयकारी और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टि से देखा है? डेहरेनडॉर्फ। लेविस कोजर ने अपने संघर्ष सिद्धांत को क्या कहा है? संघर्ष का प्रकार्यवाद। कोजर के अनुसार सामाजिक संघर्ष के दो संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला संगठनात्मक परिणाम, दूसरा विघटनात्मक परिणाम। कोजर महोदय के अनुसार संघर्ष के दो प्रकार होते हैं, यथार्थवादी संघर्ष एवं अयथार्थवादी संघर्ष। किस प्रकार के संघर्ष में ना तो लक्ष्य स्पष्ट होता है और न ही विशिष्ट परिणाम नजर आते हैं? यथार्थवादी। सॉरी डिस्टर्बिंग के लिए। किस संघर्ष को न तो लक्ष्य स्पष्ट है न ही विशिष्ट परिणाम? ये हो गया। संघर्ष और सहयोग पृथक नहीं है बल्कि ये एक ही प्रक्रिया है। हाँ, यथार्थवादी संघर्ष नजर आते हैं। ठीक है। किस प्रकार के संघर्ष में न तो लक्ष्य स्पष्ट होता है और न ही विशिष्ट परिणाम नजर आते हैं? यथार्थवादी संघर्ष। संघर्ष एक सहयोग पृथक नहीं है बल्कि ये एक ही प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कूले का। निम्नलिखित में कौन एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? परस्पर नियमों का पालन होना। सर्वप्रथम किस विद्वान ने संघर्ष के दो प्रकार आंशिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष बताया? जॉर्ज सिमेल। इस प्रकार हमारा यूनिट 3 का पार्ट 1 समाप्त होता है।